वेरी गुड इवनिंग। अभी तक जितने भी हम लोगों की क्वांटिटीज पढ़ी थी मैकेनिक्स में, जितने भी, चाहे वो वेलोसिटी हो या कोई भी मैकेनिक्स में जो भी टर्म आते हैं, वो टर्म या जो भी उनके जो एक फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं नापने के, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वॉल्यूम हो, वर्क हो, फोर्स हो, तो इन सबको एक कैटेगराइज किया जाता है कि वो जितने भी क्वांटिटी होते हैं उनको एक हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। और वो जो कैटेगराइजेशन होता है, जो उसका क्लासिफिकेशन होता है, वो दो तरह से होता है। सबसे पहले जितनी भी क्वांटिटीज है उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी, एक और क्वांटिटी होता है टेंसर क्वांटिटी। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो मोटा मोटी क्लासिफिकेशन होता है, जितने भी क्वांटिटीज होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहले क्वांटिटी में आता है स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद दूसरा होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी को फिर से दो भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है यहाँ पे एक्सियल वेक्टर। अब इनको हम किस बेस पे कैटेगराइज करते हैं, इनका क्या जो किस बेस पे हम इनको कौन सी क्वांटिटी को बोलते हैं कि ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज जो हमारा बेस है, जो है कि वो दिशा। सपोज यदि कोई एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी, अगर हम पहले बात करें कि इनकी जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है, ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया, सपोज दैट जैसे अगर हम किसी की बात करें, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो एक एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया जा सकता है। सपोज दैट ये है आयतन। जो आयतन होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आयतन को बोल देंगे हम ये मीटर क्यूब, जस्ट लाइक कि 5 मीटर क्यूब कोई कंटेनर है, उसका जो आयतन है वो मीटर क्यूब है। एरिया, दूसरी की बात कर लें, क्षेत्र की बात कर लें, क्षेत्र की बात कर लें, 8 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज है, ये तो हमारा एक फिजिकल पैरामीटर है ना, ये जो फिजिकल पैरामीटर है वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड की। यहाँ पे दिशा या डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं। कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि जो किसी कंटेनर है उस कंटेनर का वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब डाउनवर्ड, नीचे या ऊपर है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। उस सिग्निफिकेंस के लिए यहाँ पे अदर से स्केलर क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं, उन स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वो सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। इसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज की। ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी फिजिकल पैरामीटर होगा, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ ये हो गया हमारा स्केलर की बात होगी कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब हम अगर दूसरे नंबर की बात करें वेक्टर की, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की जरूरत होती है, दोनों की जरूरत
होती है उसे बोलती है हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटीज, जो ये फिजिकल ये जो वेक्टर क्वांटिटीज में जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स आएंगे उन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए। अब इन फिजिकल पैरामीटर को, जितने भी फिजिकल पैरामीटर है, अगर उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर देंगे तो वो हमारा जो सेंटेंस होगा, जो उसका मीन होगा, एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। जैसे एक एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बल की, अगर हम बल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि जो बल है, ये जो फोर्स है, कोई एक फिजिकल पैरामीटर है, ये कोई हमारा पिंड है, इस पिंड पे, इस बॉडी पे 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम कैसे ये जज कर पाएंगे कि नहीं ये जो 5 किलो न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है वो कहां से लग रहा होगा? जब तक हो सकता है वो यहां से लग रहा हो सकता है वो यहां से लग रहा हो, यहां से भी, तो कहीं से भी लग सकता है। तो ये यहाँ पे हमने जो ये बात बोली है, जो स्टेटमेंट हमने बोली है कि कोई ये बॉडी है, उस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो बल उस पे लग रहा है, उस बल का मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन है, तो भी हम इस बात को जज नहीं कर पाएंगे कि इस बॉडी पे 5 किलो न्यूटन का जो बल लग रहा है वो कहां पे लग रहा है। तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे डायरेक्शन का रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे हमने डायरेक्शन बोल दिया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब ऊपर, मतलब नीचे, यहां का मतलब है कि नीचे, नीचे। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये बात पूरी हो गई कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे जो 5 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड का फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब क्या, ऊपर से एक्ट कर रहा है, ये 5 किलो न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे ये जो फिजिकल पैरामीटर है, इस फिजिकल पैरामीटर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ी और यहाँ पे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। जब तक डायरेक्शन हमने नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था तब तक ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि फोर्स कहाँ पे लगाए। और अगर ये चीजें हमारी फिजिकल, जैसे कोई कहीं पे भी फिजिकली अगर हम इस चीज को सोचेंगे तो फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उन सब चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि ये जो बॉडी है इस बॉडी पे कहाँ लग रहा है। तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। इसी स्केलर क्वांटिटी में एक जो इनका कैटेगराइजेशन होता है, जो इनका क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है पोलर, दूसरा होता है एक्सियल। ये जो है ये क्या है, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि कोई सपोज दैट यहाँ पे ये है एक पेच स्क्रू है, मतलब क्या है, ये मान लो स्क्रू है। इस स्क्रू की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्क्रू है इसको अगर हम सेंटर में रख दें और इसको इस तरह से घुमाएं तो क्या हुआ, ये घूम रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ये जो फिजिकल पैरामीटर है, इस फिजिकल पैरामीटर को यहाँ से लेके पेन, ये सपोज दैट कोई आर्म हो गया, पेन हो गया, वो यहाँ से इस तरह से सर्कुलर घूम रहा है। सर्कुलर अगर घूम रहा है तो हर एक सेकेंड पे इसका जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे मोमेंट की बात कर ले, बल आघूर्ण की बात कर ले, बल आघूर्ण या कपल की बात कर ले रहे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हर सेकंड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको भी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 5 किलो न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसको फिर ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, इनकी दिशा जब तक डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्शन नहीं शो करेंगे, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होगा, वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी हो गई, वो सारी की सारी क्वांटिटी इसमें आती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है, वहां पे बोलते हैं हम वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इनकी क्लासिफिकेशन हुई है दो तरह से, एक होता है पोलर, एक होता है एक्सियल। ओके, इसी दोनों एग्जांपल से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है और कहां से कर रहा है, इधर से इस तरफ कार्य कर रहा है।
कहाँ, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन में इसका क्या है, एक पोल है, यहाँ पे ये इसका जनरेशन पॉइंट है, ये जो जनरेशन पॉइंट है यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है और इस जो बॉडी है इस बॉडी पे वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और आगे जाकर के ये वर्क कर रहा है। इसका जनरेशन पॉइंट भी हमें पता है और जहाँ पे ये एक्ट कर रहा है वो भी पता है। तो क्या ये पोलर है, जहाँ से जिसका जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे ऐसी जगह पे वर्क कर रहे जहाँ पे वो ये इसका जनरेशन पॉइंट हमें पता होता है, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज, अब इस पोलर वेक्टर का अगर कंप्लीट डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ दिशा की भी जरूरत पड़े और उनका एक पोल हो, एक सर्टेन पोल हो कि वो कहां से वर्क कर रहा हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे पोलर वेक्टर। अब अगर हम बात करें एक्सियल वेक्टर की, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, और वो किसी ऐसे कि वो एक रोटेशनल टाइप में होंगी, जितना वो एक एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस, ये जो है ये सपोज दैट ये है ना, तो ये एक एक्सिस के अराउंड यहां पे क्या होगा, ये इस एक्सिस के, ये जो वर्टिकल एक्सिस इस एक्सिस के अराउंड वर्क कर रहा है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे पोलर एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर आता है एक इंट्रोडक्शनरी टाइप का। यहां तक की हमने बात कर लिया कि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बोल दे, जस्ट लाइक अगर आयतन की बात कर लिया तो वहां पे वो जो वॉल्यूम है हमने ये बोल दिया कि 5 मीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम है, वहां पे हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ी है, तो वो हमारा समझ में आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। इन दोनों चीजों के बाद हम इस पूरे कंक्लूजन, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाते हैं कि वो कहाँ पे वर्क कर रहा है। उनको भी दो तरह से कैटेगराइज्ड करते हैं, एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है एक होता है पोलर, एक होता है रोटेशनल। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट, ये दोनों की बात हो गई। यहाँ पे दो तरह से कैटेगराइज्ड करते हैं, एक होता है हमारा स्केलर हो गया और यहाँ पे वेक्टर हो गया। वेक्टर कहाँ से, ये पोलर और एक्सियल। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट की टेंसर क्वांटिटी की। ये जो फोर्स था, सपोज दैट टेंसर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, टेंसर की, इस टेंसर की हम लोग बात करेंगे। मान लो कि सपोज दैट ये कोई हमारा प्लेन है, इस प्लेन पे ये वाला x सेक्शन है और ये वाला y सेक्शन है, ठीक है। इस पे जो वर्क कर रहा है एक फोर्स जो F है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो गया, मान लिया सपोज दैट यहाँ पे 8 किलो न्यूटन एक्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, यहाँ से इस तरफ से ये वर्क कर रहा है, इसको बोलेंगे किलो न्यूटन एक्स डायरेक्शन में हमारा ये फोर्स वर्क कर रहा है। अब टेंसर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एक टर्म आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। यहाँ पे ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो है वो स्ट्रेस होता है। यहाँ का जो एरिया होगा, सपोज ये अंदर की तरफ भी 1 मीटर है, ये अंदर की तरफ 1 मीटर है, और अगर ये 1 मीटर है, फोर्स इधर से इधर वर्क कर रहा है, तो दो स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होते हैं। एक स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होता है, एक स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होता है, और ये दोनों जो स्ट्रेस होते हैं एक ही, ये उनका स्ट्रेस का जो डेरिवेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम होगा, इधर का भी एरिया इधर का भी एरिया सेम होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे भी जो स्ट्रेस आएगा, मान लिया सिग्मा 1 आया है, ये है सिग्मा 2 आया है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इस फोर्स की वजह से इनका मैग्नीट्यूड, एरिया भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं,
इसका जो डेफिनेशन है प्लेन होता है। अब क्या करते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे ये जो प्लेन है ये वाई प्लेन है, यहाँ पे प्लेन का भी जिक्र आता है। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होगी। पहला मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, दूसरा डायरेक्शन या दिशा की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा क्या है, इसके बावजूद भी ये इनकम्प्लीट रहेगा कि ये कहां से, ये किस प्लेन में वर्क कर रहा है। तो यहां पे तल या प्लेन, किस प्लेन में ये वर्क कर रहा है, ये एक्स प्लेन में वर्क कर रहा है या वाई प्लेन में वर्क कर रहा है। टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन दिशा, और तीसरा क्या है, प्लेन की भी जरूरत पड़ती है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में इसको देखेंगे कि टेंसर क्वांटिटी क्या क्या होती है, उनका क्या डेरिवेशन होती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस इंट्रोडक्शन पार्ट में टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन दिशा, और तीसरा यहाँ पे प्लेन या तल की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। इन तीनों के ये तो क्लासिफिकेशन, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको इस बेस पे कि उनको क्या क्या रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ती हैं, तीन तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। टेंसर क्वांटिटी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी का ही एक रूप होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन की भी जरूरत पड़ती है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि दो जो फोर्स होती है, ओके, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी दो तरह से इनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, मतलब क्या होता है, गुणनफल होता है। तो दो तरह से इनका गुणनफल होता है। पहला होता है यहाँ पे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह से होता है कि कौन सा डॉट प्रोडक्ट होता है, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं अदैशिक या स्केलर। अदैशिक गुणनफल, इसका बोलते हैं दैशिक या सदैशिक गुणा। क्या मतलब होता है इस डॉट प्रोडक्ट का, जो कोई वेक्टर है, अगर जो वेक्टर है उस वेक्टर को जो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि जो ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिनका गुणनफल, जिनका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर हो, मतलब कि दो, सपोज यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक वेक्टर फॉर्म है, जो वेक्टर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये होता है, ये 3D टाइप हो गया, ये हो गया 3D, x, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया हमारा z। इस x डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, इस y एक्सिस को हम करते हैं J से, और इस z डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। ये तो हमारी एक्सिस हो गई, x y z जो है वो हमारी एक्सिस हो गई। ये I J K जो है वो यूनिट वेक्टर है। x डायरेक्शन में I यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो x है वो क्या है, वो एक डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, y क्या है, y भी यहाँ पे डायरेक्शन है, z क्या है वो भी डायरेक्शन है। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सब फैमिलियर होते हैं। इस I का मतलब हो गया यहाँ पे ये जो I है ये यूनिट, यहाँ पे जो बात करते हैं I J और ये K है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, एक हिसाब थोड़ा समझने के, यूनिट वेक्टर हो गया मतलब ये मान लो 10 है, ये क्या है, ये अगर 10 है, ये यूनिट वेक्टर मतलब एक, ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे ये एक और यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, मतलब जिसकी सपोज है कि हमारे पास 10 किलो है, कोई 10 किलो कोई चीज है, तो यो 10 किलो है वो x हो जाएगा, और I जो होगा वो 1 किलो होगा। तो यहाँ पे ये मतलब क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है। सेम इसी तरह इस y डायरेक्शन में जो j है वो एक यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट मेजरमेंट है, सपोज दैट ये यूनिट डायरेक्शन। इसी तरह अगर ये z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन में ये जो k जो है वो इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वो यूनिट वेक्टर हो गया। ओके, अगर ये i j k यूनिट वेक्टर है, अगर यहाँ पे i j k अगर एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन होगा ओके, तो यहाँ पे ये जो x y और z है, x y z है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आई जे के उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया। अब किसी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी हम लोग बात करें, तो जो एक वेक्टर होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक है, ये क्या, ये एक यूनिट वेक्टर क्या है, वो एक यूनिट डायरेक्शन है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, सपोज दैट यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। एक टर्म आता है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भार की, भार इज इक्वल टू क्या होता है, मान लिया ये 5 केजी है, इस भार इज इक्वल टू 5 केजी का मतलब क्या हो गया, ये एक 5 जो है वो एक अलग सेक्शन है, केजी जो है वो एक अलग सेक्शन है। इसको बोलते हैं हम क्वांटिटी, इसको बोलते हैं हम यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आई जे और के है, आई जे के सिंपल रूप में हम समझे, अगर आई जे के जो है वो आई जो है एक्स डायरेक्शन का यूनिट है, जे जो है वाई डायरेक्शन का यूनिट है, के जो है वो जेड डायरेक्शन का यूनिट है। कैसे यूनिट है, मतलब ये जैसे सपोज सिंपल, जैसे ये भार का ये केजी है, वैसे ही आई जे के एक्स वाई जेड का एक यूनिट है सिंपली। और ये जो 1 2 3 4 5 है वो ये क्वांटिटी है, ये क्या है, वो ये जो है वो एक क्वांटिटी है। ये क्या है, ये आई जे के एक यूनिट की तरह वर्क करता है, और ये जो है वो एक क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 है वो एक सपोजिट एक क्वांटिटी, और ये जो आई जे के है वो उसका एक मेजरमेंट है, फिजिकली रिलेट करने के लिए है एक्चुअल में क्या, ये यूनिट वेक्टर है बस। ओके, एक वेक्टर का अब आगे देखना, एक जो वेक्टर होता है, सपोज दैट ये कोई ए वेक्टर है, उस वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोई भी, सपोज दैट कि ये हमारा कोई एक इस तरह से है, ये इस तरह से होगा, इस तरह से कि कोई कोऑर्डिनेट होगा, ये अगर ये 3D कोऑर्डिनेट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी पॉइंट हमारा सपोज दैट अगर होगा वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा, सपोज दैट अगर ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा वो x से कुछ दूरी पे होगा, y से कुछ दूरी पे होगा, z से भी कुछ दूरी पे होगा। तो उस एग्जैक्ट a पॉइंट का लोकेशन हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि x से 5 मीटर की दूरी पे है, y से 3 मीटर की दूरी पे है, और z से 7 मीटर की दूरी पे है। तो अब ऐसे अगर हम कह भी दें, अगर हम इसको कह भी दें कि x से 3 मीटर की दूरी पे है, y से 2 मीटर की दूरी पे है, और z से 5 मीटर की दूरी पे है,
ये तो हमारा पता चल गया कि इस कोऑर्डिनेट में, सपोज दैट इस कोऑर्डिनेट में ये 3D कोऑर्डिनेट है, इस 3D कोऑर्डिनेट में ये स्टेटमेंट एक कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट में, वो पॉइंट x से 3 मीटर की दूरी पे, y से 2 मीटर की दूरी पे, z से 3 मीटर की दूरी पे है, सॉरी 5 मीटर की दूरी पे है, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट हम हमेशा नहीं लिख सकते कि x से 3 मीटर, y से 2 मीटर, z से 5 मीटर, तो इनको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, इस a बार को ऐसे लिख दिया, x से 3 मीटर का है तो यहाँ पे इसका एक यूनिट, यूनिट क्या मतलब, ये 3i के दूरी पे है, ठीक है। y से वो कितना है, कितना 2j, तो यहाँ प्लस 2j के बराबर है, ओके। z डायरेक्शन में वो 5k के बराबर है, प्लस ये 5k के बराबर है। सिंपली ऐसे ही इसका ये एक एग्जैक्ट एक वेक्टर, एक ये जो फॉर्म है a वेक्टर जो है वो, यहाँ पे ये जो a वेक्टर है वो 3i का मतलब हो गया x से 3 मीटर, x डायरेक्शन में 3i के बराबर दूरी पे कोई एक पॉइंट होगा, y से 2j के बराबर दूरी पे कोई पॉइंट होगा, और z पे 5k के बराबर दूरी पे होगा, और वो तीनों जो लाइन एक पॉइंट पे मिलेंगी, क्रॉस सेक्शन करेंगी, वो जो पॉइंट होगा वो a पॉइंट होगा। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एक वेक्टर फॉर्म में, किसी भी एक बिंदु का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से किया जाता है। थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट मतलब एक्चुअली अगर हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो उस वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका फिजिकली हम उसे क्या इंटरप्रेट करते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहा था। दैट्स द आउट ऑफ सिलेबस, आई नो दैट, बट एक वेक्टर का मतलब क्या होता है। जस्ट सपोज दैट कि अगर हम लोग बात करते हैं दूरी की, दूरी जो है 5 किलोमीटर है, तो दिमाग में एक आ जाता है 5 किलोमीटर दूरी मतलब इतना दूरी है। तो अब यहाँ पे हम वेक्टर या स्केलर पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे जा रहे थे हम लोग क्या पढ़ने, गुणनफल। तो हमें यही नहीं पता चलेगा जबकि ये है क्या, वेक्टर क्या, तो इंटरप्रेटेट नहीं कर पाते। तो उनको इंटरप्रेटेट करने के लिए, समझने के लिए वेक्टर क्या होता है, वो ये चीज होता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की। यहाँ पे ये क्या बात हुई, यहाँ पे ये बात हुई कि ये दिशा, ये जो दिशा है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्या है, अदैसिक गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये एक वेक्टर है, ओके। अब सपोज दैट कि मान लो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये कोई ए वेक्टर है, 2i प्लस 3k प्लस 5j, और एक ये कोई बी वेक्टर है, 5i प्लस 9k प्लस 6j। ये क्या है, दूसरा वेक्टर है। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फिजिकली इंटरप्रेटेट करते हैं कि ऐसे दो वेक्टर, वेक्टर का मतलब हो गया कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। पहले वाले का मतलब होता है कि ऐसे दो वेक्टर जिनको अगर मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है, बी को भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर उनका हम गुणाफल कर दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए डॉट बी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ ए डॉट बी जो आएगा उसको सिर्फ केवल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड, सपोज दैट 8 है तो यहाँ पे केवल उसको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, उसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या अदैसिक गुणनफल या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बात समझ में आ गई कि ऐसे दो वेक्टर जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही थी,
पर अगर हम उन्हें गुणा कर दें तो उनका जो गुणनफल आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, तो वो उसे बोलते हैं अदैसिक गुणनफल। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें, फिर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि वो एक सदैसिक है। सदैसिक का मतलब हो गया कि वो एक वेक्टर फॉर्म में आएगा, मतलब एक ये वेक्टर है ए जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हैं वो नंबर मैग्नीट्यूड है, और ये आई जे के है वो केवल और केवल क्या है, वो दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर बी है, इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इनका जो गुणनफल होगा, इनका जो गुणनफल आएगा, मान लिया ए, इनका जो गुणनफल आएगा वो भी एक वेक्टर हो, मान लिया सपोज दैट यहाँ पे कि कोई सी आ रहा है, वो भी एक वेक्टर हो, और वो जो वेक्टर हो उस वेक्टर को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी है, किसकी किसकी, एक मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की। तो ये दोनों में फर्क होता है, यही होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऐसा फिर से क्वांटिटी आती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे दिशा और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ी, दैट्स कॉल्ड दैसिक गुणनफल। कैसे होता है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला है, पहले की अगर हम लोग बात करें, ओके, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, इधर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इस डॉट प्रोडक्ट में सपोज दैट ये कोई वेक्टर ए है, ये ए है, और एक कोई दूसरा वेक्टर है बी है। यहाँ पे भी सपोज दैट एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है। इस डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या किया जाता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, वो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। यहां पे ये जो ए बी है वो मैग्नीट्यूड है, यहां पे जो है वो मैग्नीट्यूड है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहां पे भी जो है वो ये एक मैग्नीट्यूड है, यहां पे ये हो गया। ओके, इस प्रोडक्ट को इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको करने के लिए ए डॉट बी करते हैं, वो ए बी कॉस थीटा होता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, ये यहाँ पे ये जो गुणनफल होगा वो केवल और केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। यहाँ पे यहाँ पे ये जो इसका गुणनफल आएगा वो मैग्नीट्यूड भी आएगा, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर से किसी दो वेक्टर से हो सकता है कि वहां पे एक ऐसी चीज है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, और हो सकता है शायद यहाँ पे केवल देखिए दोनों चीजें भी होती हैं। अब वो जरूरत के हिसाब से क्या कहाँ पे जरूरत करना होता है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम कुछ यूनिट की, फोर्स के कुछ यूनिट्स की। उससे पहले हम लोग बात करते हैं, सपोज दैट ये कोई हमारा
फोर्स क्या होता है, ये हमारा कोई एक पिंड है, ये क्या है, पिंड है, यहाँ पे ये बल या फोर्स। अगर हम लोग फोर्स या बल की बात करें, एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर जिसको लगाने पर, कहीं पे भी लगाए, कोई भी बॉडी पे, एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर जिसको लगाने पे ये मूव कर जाए, ये मूव कर जाए, या फिर अगर ये मूव कर रहा है तो ये रुक जाए, अगर ये मूव कर रहा है तो रुक जाए। मतलब बल एक ऐसी ऐसी राशि है, एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जिसको किसी पिंड पे अगर लगाया जाता है तो अगर गति की अवस्था में होगा, अगर वो मूव कर रहा होगा, तो उसकी गति करने की दर हो सकता है वो परिवर्तन हो जाए, हो सकता है पिंड रुक जाए, हो सकता है पिंड और तेजी से गति करने लगे, या फिर ये मतलब कहीं से भी लगाया जाए, ये तीनों सिचुएशन आ जाए, हो सकती है कि किसी भी पिंड पे एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर लगाया जाए, एक ऐसी फिजिकल चीज लगाई जाए जो कि पिंड को गति अवस्था से विरामावस्था में या विरामावस्था से गति अवस्था में या फिर उसको दोनों को बदल दे, कुछ भी कर दे, ऐसे फिजिकल पैरामीटर को हम लोग यहाँ पे बल बोलते हैं। ओके, ये जो बल होता है, सपोज दैट यहाँ पे एक बल वर्क कर रहा है, ये तो क्या हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स की बात का एक टर्म आता है हमारा यहाँ पे, बल की डेफिनेशन लिख लिया जाए। ओके, अभी हम बात करते हैं नए उसकी, बल की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बल की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर कोई एक पिंड है, ये कोई पिंड है, इस पे एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है, एक फोर्स इधर से वर्क कर रहा है और एक फोर्स इधर से वर्क कर रहा है, तीन फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तीन फोर्स काम कर रहे हैं। ये कोई फिजिकल बॉडी है, इस पे तीन फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक F1, एक F2 और एक F3 वर्क कर रहे हैं। अगर ये F1, F2, F3 वर्क कर रहा है, इस पिंड पे वर्क कर रहा है, तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बल, कोई पिंड पर लगने वाले बल का प्रभाव स्वतंत्र रूप से उस पिंड पर लगता है, किसी और किसी अन्य बल पे निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी ए है हमारा, ये बॉडी है, इस बॉडी पे अगर F1 लग रहा है, इस बॉडी पे F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, इस F1 को अगर सपोज दैट ये बॉडी F1 लग रहा है, इंडिविजुअल बात करेंगे, थोड़ा सीरियस होकर इस बात को सुनेंगे कि अगर यहाँ पे एक ये F1 फोर्स लग रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है, इसको सबसे पहले हम इस F3 को F2 को हटा दें, तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पे वो अपना पूरा प्रभाव डालेगा। ये F1 फोर्स इस पिंड पे अपना पूरा प्रभाव डालेगा,
ये जो F1 फोर्स है इस पिंड पे अपना पूरा प्रभाव डालेगा। ओके, अगर हम इस फोर्स की बात करें, ये F1 फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स इस पिंड पे लग रहा है, तो इस पिंड पे जो F1 फोर्स लग रहा होगा, सपोज दैट कि F3 फोर्स और Ft फोर्स नहीं लग रहा होगा, जो प्रभाव डालेगा तो वो अपना इंडिविजुअली पूरा का पूरा प्रभाव इस पिंड पे डालेगा। अब अगर हम इस बात को मानते हैं कि ये फोर्स F और F2 हटा दिया जाए तो ये F3 का जो पूरा का पूरा प्रभाव है वो इस पिंड पे पड़ेगा। सेम इसी तरह हम F1 और F3 को हटा दें तो ये जो इधर से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस पिंड पे अपना पूरा का पूरा प्रभाव इंडिविजुअली डालेगा। ये तो इंडिविजुअली अपना पूरा प्रभाव डालेगा। ये तीनों जो फोर्स हैं, ये तीनों फोर्स इस सिद्धांत के अनुसार मतलब क्या है इसका, ये जो तीनों फोर्स हैं इस पिंड पे अपना वो इंडिविजुअली जो पूरा प्रभाव होगा, सपोज दैट अगर ये लग रहा है तो इन दोनों को जब हम ना लगाते और जो प्रभाव पड़ता वो अपना पूरा प्रभाव इन दोनों के लगने के साथ भी लगाएगा। लेकिन क्या होता क्या है कि जब ये तीनों एक साथ लगते हैं तो जो हमें प्रभाव दिखता है वो प्रभाव कंबाइंड रूप से दिखता है कि उस पे क्या लग रहा है। लेकिन अगर हम उस पिंड के इंडिविजुअली में जाके देखेंगे तो इस फोर्स F1, F3 या F1 जो फोर्स लग रहा है वो इंडिविजुअली अपना पूरा प्रभाव लगाते हैं कि ये वो इस बात पे F1 फोर्स जो लग रहा है वो F3 और F2 फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये फोर्स कितना लग रहा है, उसकी जितनी औकात है, जितना इसका प्रभाव वो अपने पिंड पे लगाएगा। सेम वैसे F2 की जितनी औकात है वो इस पिंड पे लगाएगा। हम F3 और F1 कितना फोर्स लगा रहे हैं वो उस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। सेम F3 भी अपना जितना पूरा इंडिविजुअली प्रभाव पड़ता है वो लगाएगा, वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा F1 और F2 फोर्स कितना और कहां लगा हुआ है। लेकिन इस पिंड का हमको जो दिखता है, वो पिंड जो दिखता है वो तीनों का सम्मिलित प्रभाव दिखता है। वो जो हमें दिखता है वो सम्मिलित प्रभाव दिखता है। लेकिन अगर हम पिंड के एक एक पार्टिकल की बात करें तो वो तीनों फोर्स इंडिविजुअली वहां पे वर्क करते हैं। ये इसका सिद्धांत है। इसके बाद एक नेक्स्ट सिद्धांत आता है, वो है बल की स्थानांतरण का सिद्धांत। सबसे पहले एक चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो बल का स्थानांतरण का सिद्धांत। इसको बात करने से पहले हम लोग एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो कोई भी बल है, ये बल है, बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मतलब है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या, मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, परिमाण, ओके, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन या दिशा की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या करेगा, क्रिया बिंदु, और चौथा क्या होगा, क्रिया रेखा, किसी भी फोर्स का। ये जो चार है, सपोज इट ये वाला जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसी भी पिंड पे लगेगा तो चार चीजों की जरूरत पड़ती है उस बल के प्रभाव को समझने के लिए। अगर ये फोर्स F1 इस पिंड पे लग रहा है, इस पिंड पे F1 जो फोर्स लग रहा होगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बॉडी पे, उस चीज को समझने के लिए हमें चार चीजों की, एक तो मैग्नीट्यूड की फोर्स F1 लग कितना रहा है, दूसरा की दिशा, डायरेक्शन, ये F1 फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है, तीसरा क्रिया बिंदु का मतलब कि ये पॉइंट इस बॉडी के किस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, तीसरा क्रिया रेखा, ये किस लाइन के अकॉर्डिंग ये एक्ट कर रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ फोर्स F1 को लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे F1 और F3 अपनी जगह लगता है और सेम F1 की तरह F3 और F2 भी लगेंगे।
परिणाम की बात कर लिया तो मान लिया ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन केवल किसी पिंड पे अगर 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है कह दे तो वो बात सफिशिएंट नहीं होती है। उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए दिशा की भी जरूरत होती है। दिशा भी हमने डिस्क्राइब कर लिया कि जो F1 फोर्स है वो पिंड पे कुछ इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे के की जरूरत पड़ेगी। तो वो इक्वेशन दिया रहेगा कि फोर्स F1, जो फोर्स F1 है वो AI प्लस BJ प्लस CK, ये क्या है, वो डायरेक्शन को, ये जो पॉइंट है, ये कोई अगर कोऑर्डिनेट होगा, सपोज दैट ये कोई कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट में ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स क्या है, a, x डायरेक्शन में a दूरी पे होगा, ये a दूरी पे होगा। y डायरेक्शन में क्या है, b दूरी पे होगा, y डायरेक्शन में b दूरी पे होगा। और ये z डायरेक्शन में अंदर की तरफ c दूरी पे, यहां से वो c दूरी पे होगा। तो ये करता है x डायरेक्शन पे a दूरी पे, x डायरेक्शन में a दूरी पे ये पॉइंट कर रहा होगा, b y डायरेक्शन में b दूरी पे, y ओरिजिन से b दूरी पे ये वर्क कर, सेम ऐसे z डायरेक्शन पे c दूरी पे होगा वो पॉइंट। अब क्या है कि 5 किलो न्यूटन, अब एकदम से हमें पता चल गया कि ये जो 5 किलो न्यूटन है वो 5 किलो न्यूटन ऐसे पॉइंट पे लग रहा है जिसका ओरिजिन से x डायरेक्शन पे a दूरी है, ओरिजिन से y डायरेक्शन पे b दूरी है और z डायरेक्शन पे c दूरी है लग रहा है। अब हमें क्या क्या पता चल गया, 3 चीजें हमें पता चल गई। मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन कहां से पता चल गया, इससे पता चल गया, क्रिया बिंदु कहां से पता चल गया, इसी से पता चल गया, ये क्रिया बिंदु हो गया, डायरेक्शन यहां से पता चल गया, क्रिया रेखा ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ लगेगा। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 चीजों, इस फोर्स का किसी बॉडी पे प्रभाव देखने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा क्रिया बिंदु और चौथा क्रिया रेखा। अब बात करते हैं इस सिद्धांत का। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है अगर कोई फोर्स, यदि कोई बल किसी पिंड पर कार्य कर रहा है, किसी पिंड पर एक बिंदु पर क्रिया रेखा निश्चित क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है, तो यहां से बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो बल लग रहा है तो बल के प्रभाव को अपरिवर्तित करते हुए क्रिया रेखा पर किसी भी बिंदु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई फोर्स इस क्रिया रेखा के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे वर्क कर रहा है तो इस फोर्स को
यहाँ की बजाय यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन तब जब कि इसके डायरेक्शन को, फिर से मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन का रहेगा, यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं हो सकता है। इस क्रिया रेखा पे, ये जो क्रिया रेखा है, इस क्रिया रेखा पे ये जो फोर्स F1 है वो कहीं पे भी, इस पिंड पे यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। तब जब ना कि मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना इसका डायरेक्शन चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो पिंड पे इस फोर्स का प्रभाव यहाँ पे लगाने पे, यहाँ पे लगाने पे या यहाँ पे लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे बल यहाँ पे लगे चाहे यहाँ पे लगे, उस पिंड का मतलब इस फोर्स का वही प्रभाव मिलेगा, चाहे वो यहाँ पे करे या उसी क्रिया रेखा पे यहाँ पे करे या इस क्रिया रेखा पे, ये बल कहीं पे भी काम करेगा, पिंड पे प्रभाव सेम बना रहेगा। इसी सिद्धांत को बोलते हैं बल का स्थानांतरण का सिद्धांत।